वॉइस यहाँ से ठीक है। हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है सबको क्लियर? मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हो तुम लोग? यस सर। यस सर। सभी अच्छे हो? अच्छे सर। कोरोना में बच कर आम ठीक है सर। कम बाहर निकला करो, ठीक है। चलो आज हम लोग पहला क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 9th का, ठीक है, हिस्ट्री का। सबको आवाज क्लियर आ रही है? हेलो, आवाज बेटे आ रही है सबको क्लियर? चलो ठीक है। यस सर। फर्स्ट चैप्टर हम लोग आज हिस्ट्री का पढ़ने वाले हैं। इसका पहला चैप्टर होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है। एक मिनट होल्ड करें। स्क्रीन शेयर हो रहा है? हो गया। यस सर, हो गया। ठीक है। एक मिनट रुक जाओ। चलो देखते हैं हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आवाज आ रही है क्लियर? ठीक है। पहला चैप्टर जो हम लोग देख रहे हैं वो हम लोगों को क्या देखना है? फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन देख रहे हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री का ये पार्ट है, ठीक है। और वर्ल्ड हिस्ट्री की जो ये पार्ट है इसमें जो सबसे पहला है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। एक बार थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जा करके हम इनकी बातों को समझते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है एक्चुअली में फ्रेंच रिवॉल्यूशन का वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत ही बड़ा रोल रहा है, ठीक है। सबसे बड़ा रोल ये रहा है कि सबसे पहले हमारी जब हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना शुरू करते हैं और उसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन की तरफ आते हैं तो सबसे पहले ये रिवॉल्यूशन ने ही हमको ये बात बताई थी कि मोनार्की के अलावा यानी कि राजतंत्र जो होता है, समझ रहे हो सभी? यस सर। ठीक है। मोनार्की के अलावा जो राजतंत्र होते हैं उसके अलावा भी किसी अलग टाइप की गवर्नमेंट हो सकती है, ठीक है। मतलब अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है। तो ये चीजें सबसे पहले हमको फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखने को मिला। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन इसने ही सबसे पहले दुनिया को आइडिया ऑफ फ्रीडम और लिबर्टी का मतलब समझाया था, ठीक है। जो जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी आपको ये चीजें क्लियर होती जाएगी। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन आपका स्टार्ट हुआ, ठीक है। हेलो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो आपका स्टार्ट हुआ वो कहाँ से हुआ, ठीक है। तो इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन की घटना जो सबसे पहले हुई थी वो हुई थी 14 जुलाई 1789 को, ठीक है। कब हुआ था? 14 जुलाई 89। 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789 को, ठीक है। देखो 14 जुलाई 1789 को क्या होती है, एक घटना होती है जिसमें क्या होता है कि एक फोर्ट होता है, ठीक है। जिस फोर्ट का नाम था ब्रेस्टाइल फोर्ट। क्या नाम था? ब्रेस्टाइल फोर्ट। ठीक है। फोर्ट। तो यहाँ पर क्या होता है कि पहले इसका एक बैकग्राउंड हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। इससे पहले यहाँ का जो किंग होता है इस वक्त, ठीक है, यानी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे जो यहाँ का किंग होता है वो होते हैं लुइस 16। कौन होते हैं? लुइस 16, जो फ्रांस में बार्बन फैमिली जो होती है, ठीक है। एक मिनट रुक जा बेटे, सब बोर्ड में दिक्कत आ रही है। रुक जा एक मिनट।
देखो तो बोर्ड शेयर हो रही है। यस सर। यस सर। चलो कॉपी कलम सब रखे हो अपने पास, Yes, sir. यस सर। यस सर। नोट करते जाना, ठीक है। यस यहाँ पे लिखने में दिक्कत आ रही है, तो ये बोर्ड काम करेगा तो मैं इस पे लिख दूंगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनना, 14 जुलाई 1789 को क्या होता है, ब्रेस्टाइल फोर्ट पे, किस फोर्ट पे, ब्रेस्टाइल फोर्ट पे पब्लिक के ब्रेस्टाइल द्वारा फोर्ट। एक अटैक करी जाती है। पब्लिक के द्वारा क्या करी जाती है, एक अटैक करी जाती है। एक्चुअली में एक किसके तरह द्वारा से कह था? सकते हो, पब्लिक के द्वारा, जो वहां की जनता होती है, ठीक है, जो वहां की जनता होती है उसके द्वारा एक अटैक की जाती है, यानी कि उस पर हमला किया जाता है। और वो हमला किया था, एक्चुअली में वहां के पीपल मिसगाइड हुए थे। मिसगाइड ये हुए थे कि उस वक्त क्या हुआ था कि जो जैसे आर्मी थी, ठीक है, मैंने बताया अभी, उस वक्त राजा कौन था, लुइस 16 था। और लुइस 16 जो 16। था वो बार्बन फैमिली से बिलोंग करता था। किस फैमिली से, बार्बन डायनेस्टी से, ठीक है। तो ये बार्बन डायनेस्टी का जो है वो किंग होता है कौन, लुइस 16। तो ये क्या करता है, एक रेगुलर, एक तरह से कह सकते हो रेगुलर जो मॉक ड्रिल होती है, मॉक ड्रिल दैट मींस जब आर्मी लोग क्या होता है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है, तो वो फ्रांस की तरफ, अपने फ्रांस की तरफ कुछ सैनिक की टुकड़ी को भेज रहे होते हैं, कुछ सेना को भेज रहे होते हैं। इसके लिए भेज रहे होते हैं क्योंकि बस एक मॉक ड्रिल वो होती है एक सिक्योरिटी के लिहाज से, होता है ना, जैसे आर्मी को एक जगह से दूसरे जगह डिप्यूट करी जाती है, तो इसके लिए वो भेज रहे होते हैं। बट पब्लिक में एक र्यूमर फैला दी जाती है कि जो भी पुलिस आ रहे हैं, जो भी आर्मी वाले आ रहे हैं राजा के, वो क्या कर रहे हैं, हम लोगों पर यानी कि पब्लिक पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। तो बोलोगे फिर पब्लिक पे हमला क्यों करेंगे, ठीक है, कोई तो रीजन नहीं होगी जिसके जिसके कारण पब्लिक के मन में एक डर बसा हुआ होगा, ठीक है। तो ये बात थी कि उस वक्त यानी कि 1789 आते आते वहां के जो भी पब्लिक थे, समझ रहे हो बात को, यस सर। क्लियर है आवाज, Yes, sir. ठीक है। वहां की जो भी पब्लिक थी उनमें एक मतलब कह सकते हैं कि उनके अगेंस्ट में, राजा के अगेंस्ट में उन सारे की एक ही मोनोपोली हो गई थी। क्यों, क्योंकि उस वक्त जो था ब्रेड वगैरह यानी कि खाने की फूड ग्रेन्स के कॉस्ट जो थे वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे, बहुत बढ़ गए थे। हाँ, टैक्सेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया था, टैक्स जो थे वो बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिए गए थे, जिसकी वजह से जितने भी वहां पर मतलब पब्लिक थे वो कहीं ना कहीं उस किंग के अगेंस्ट में रिवोल्ट चाहते थे, ठीक है। और जब पब्लिक में ये र्यूमर फैली कि जो आर्मी है जो यहाँ पे आ रही है फ्रांस, पेरिस की तरफ, पेरिस शहर की तरफ जो आ रही है, वो आर्मी कहीं ना कहीं उनकी इसी भावना को, यानी कि इस तरह की मोनोपोली के लिए जो अगेंस्ट में रिवोल्ट होने के लिए जो कुछ ग्रुपिंग हो रही है उनको दबाने के लिए आ रहे हैं, ठीक है, उनको अप्रेस करने के लिए आ रहे हैं। तो इसी वजह से क्या होता है कि फ्रांस में एक मतलब जनता के द्वारा जितने भी पीपल्स होते हैं वो सारे पीपल्स एक बहुत बड़ी मीटिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी मीटिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें अप्रॉक्स 7000 पीपल पार्टिसिपेट होते हैं, ठीक है। उस मीटिंग में कितने पीपल पार्टिसिपेट होते हैं, 7000, समझ में आ रही है। और वो सारे मिल करके क्या करते हैं, जो ब्रेस्टाइल फोर्ट पर जाकर के हमला कर देते हैं। अब बोलोगे ये ब्रेस्टाइल फोर्ट क्या था, ठीक है, एक्चुअली ये ब्रेस्टाइल फोर्ट राजा के द्वारा एक किला था बनाया गया, एक फोर्ट बनाया गया था जिसमें जो भी प्रिजनर्स होते थे, जो भी उनके कैदी होते थे उनको वो रखा करते थे, ठीक है। और दूसरी वजह ये थी फोर्ट पे हमला करने का कि कहीं ना कहीं उनको ये लगता था कि जब हम फोर्ट पे हमला करेंगे तो स्वाभाविक है, आर्मी इतनी बड़ी आर्मी आ रही है तो उनको कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, उनके अगेंस्ट में लड़ने के लिए उनको एम्यूनिशन चाहिए, उनको हथियार चाहिए, वेपन्स चाहिए, समझ में आ रही है। तो उस वेपन्स के मतलब एक उम्मीद थी उनको कि उस वहां पर जो वो फोर्ट है उस फोर्ट में उनको क्या मिलेगी, वेपन्स वगैरह मिलेंगे। तो इसके लिए उन्होंने जाकर के क्या किया, ब्रेस्टाइल फोर्ट पर हमला किया। बट जब वो ब्रेस्टाइल फोर्ट पर जाते हैं तो उनको वहां पर सिर्फ 7 प्रिजनर्स मिलते हैं। कितने कैदी थे वहां पर, 7। 7 ठीक है, मतलब सिर्फ 7 कैदी थे। और क्या करते हैं, ये प्रिजनर्स को छुड़वा देते हैं और ब्रेस्टाइल फोर्ट पे जो क्या कहते हैं, ब्रेस्टाइल फोर्ट का जो कमांडर होता है उसको मार देते हैं। किसको, जो उस फोर्ट का कमांडर होता है उस कमांडर को क्या करते हैं, वो मार देते हैं, मार देते हैं। मार देते ये हैं। जो घटना है यानी कि अटैक ऑन द ब्रेस्टाइल फोर्ट, दिस इज द आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। मतलब एक तरह से कह सकते हो कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत जो होती है वो यहीं से होती है। बात समझ में आई इतना, ठीक है। चलो एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं क्या था कि 14 जुलाई 1789 को क्या होता है कि ब्रेस्टाइल फोर्ट पर कुछ पब्लिक के द्वारा हमला किया जाता है। वो पब्लिक इसके लिए अटैक करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनको जब
आर्मी की ट्रूप्स पेरिस शहर की तरफ रुक कर रही होती है, आ रही होती है, तो उनके बीच में एक र्यूमर स्प्रेड होता है। और वो र्यूमर क्या होता है? वो र्यूमर ये होता है कि ये जो फोर्स आ रही है, यानी कि पुलिस जो आ रहे हैं, आर्मी, वो आ रही है इनको अप्रेस करने के लिए, कहीं ना कहीं इनको नुकसान पहुंचाने के लिए। तो इसके अगेंस्ट में 7000 पीपल क्या होते हैं, एक जगह मीटिंग करते हैं और उनके अगेंस्ट में रिवॉल्ट करने की सोचते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होता है कि ब्रेस्टाइल फोर्ट पर ये जाते हैं और ब्रेस्टाइल फोर्ट पर हमला करते हैं। दूसरी वजह ये होती है फोर्ट पे हमला करने की कि उनको क्या चाहिए, उनके पास क्या चीज की जरूरत थी, नीड ऑफ एम्यूनिशन एंड वेपन्स, कि हथियार की जरूरत उनको थी। इसकी वजह से वो जाके वो हमला करते हैं। लेकिन वो वहाँ क्या पाते हैं कि वहां पर सिर्फ कितने प्रिजनर्स थे, सिर्फ 7 प्रिजनर्स थे। कितने prisoners थे? सिर्फ 7 प्रिजनर्स थे, 7 prisoners थे, और उनको कोई खास एम्यूनिशन भी वहां पर नहीं मिलता है। क्या समझे? कोई खास एम्यूनिशन भी वहां पर नहीं मिलता है। बट ये जो होती है, ये आउटब्रेक ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन थी, यानी कि यहाँ से फ्रेंच रिवॉल्यूशन की क्या हो चुकी होती है, शुरुआत हो चुकी होती है। इतना बात क्लियर है? यस सर। इस सबको क्या इरेज कर दिया जाए? यस सर। नेक्स्ट देखते हैं। यस और सर। वहां पे ये जो हमला हुआ, कहीं ना कहीं इसकी वजह से क्या रही होगी कि उस सोसाइटी में, यानी कि वहां के समाज में, वो सोसाइटी क्या है, इसके अगेंस्ट में रही होगी। सोसाइटी में बहुत सारे प्रॉब्लम हुए होंगे, तभी तो वो किसी भी मोनार्की के अगेंस्ट में गएंगे। कोई भी पब्लिक या फिर कहीं की भी पीपल हो, वो क्या होता है, किसी के भी अगर अगेंस्ट में जाती है तो कहीं ना कहीं उसकी सोसाइटी में उनके साथ क्या हो, किसी तरह के डिस्क्रिमिनेशन हो रहा होता है, या फिर जो सुविधाएं उनको चाहिए वो चीजें उनको नहीं मिल रही होती है ना। यही वजह होता है किसी भी जगह पे रिवॉल्यूशन होने का। मतलब पब्लिक जो डिमांड चाहती है, उनको जो चाहिए, ठीक है, वो चीजें अगर उनको नहीं मिल रही होती है तो वो उसके अगेंस्ट में जाएंगे। तो अब हम लोग देखते हैं फ्रांस की सोसाइटी कैसी थी। क्या चीज? सोसाइटी ऑफ फ्रेंच। फ्रांस की, सोसाइटी, फ्रेंच सोसाइटी, ठीक है। आखिर उसकी सोसाइटी में किस तरह की डिवीजन थी, या क्या ऐसी बातें थी जिसकी वजह से वो सोसाइटी जो है, वो समाज जो है, इसके अगेंस्ट में गया था, मोनार्की के अगेंस्ट में गया था। दूसरा हेडिंग लिख लेना बेटा, फ्रेंच सोसाइटी। क्या लिखना? फ्रेंच सोसाइटी। फ्रेंच सोसाइटी। ठीक है। अब देखो, ये जो था किंग लुइस 16, ये एक्चुअली में 1774 में राजा बनता है। कब बनता है? यानी कि 1774 ascended on the throne in 1774। 1774 में वो क्या होता है, गद्दी पे बैठता है। उस वक्त इसकी उम्र महज 20 साल होती है। लुइस 16, लुइस 16, ठीक है, ये लुइस 16, ठीक है। 1774 में क्या होता है कि वो गद्दी पे बैठता है। उस वक्त उसकी उम्र कितनी होती है? महज 20 साल, मात्र 20 इयर्स होता है, ठीक है। और इसकी शादी ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, इसकी शादी जो है वो ऑस्ट्रियन प्रिंस, कौन? ऑस्ट्रेलिया प्रिंस, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस कौन होती है? मैरी कौन थी? मैरी एंटोनियो, ठीक है। मैरी एंटोनियो, यस सर। मैरी एंटोनिटी, ठीक है, मैरी एंटोनिटी से होती है। अब ये ऑस्ट्रियन प्रिंस होती है, ठीक है। ऑस्ट्रिया जान रहे हो ना, ऑस्ट्रेलिया मत समझ लेना, ऑस्ट्रिया कैपिटल वियना है, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रिया के प्रिंसेस होती है। फ्रांस की जो ये है नेबर कंट्री है, ठीक है। तो इससे इसकी शादी भी होती है। जिस वक्त वो 1774 में असेंडेड ऑन द थ्रोन, गद्दी पे जाकर के बैठता है, उस वक्त क्या वो पाता है कि उसका जो ट्रेजरी था, उसकी जो क्या थी, ट्रेजरी थी, खजाना, उसकी ट्रेजरी जो थी वो क्या थी? एम्प्टी थी, बिल्कुल खाली थी। यानी कि लगभग उसके जो राजकोष, ट्रेजरी समझता है ना, टैक्सेस के कारण जब किसी भी गवर्नमेंट को या फिर मोनार्क को, किसी भी फॉर्म का मोनार्क को, उसके पास जो राजकोष होता है, पैसे इकट्ठे होते हैं, वो होता है ट्रेजरी, ठीक है। तो क्या होता है ये? यस सर। हाँ, क्लियर है। तो ये ट्रेजरी उस वक्त वो क्या पाता है? खाली पाता है, ठीक है। अब देखो, हम लोग देख रहे थे फ्रांस की सोसाइटी, ये वो ट्रेजरी क्यों खाली पाता है, क्या वजह थी कि ये ट्रेजरी खाली हो गई, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे। अब हम देखते हैं फ्रेंच सोसाइटी देख रहे थे। तो फ्रांस की सोसाइटी मेनली 3 भागों में डिवाइडेड थी। कितने पार्ट में डिवाइड थी? 3 पार्ट में, ठीक है। एक था कौन सा? फर्स्ट स्टेट,
फर्स्ट किरण जी, स्टेट, ठीक है, फर्स्ट स्टेट जिसको हम लोग क्या कहते थे, कैलर्जी, इसको हम लोग क्या केरल कहते जी, हैं, कैलर्जी। सेकंड था, केरल जी, सेकंड स्टेट क्या था, नोबेल्स। सेकंड स्टेट क्या था, नोबल, नोबेल्स। एंड Nobel. थर्ड स्टेज में जो लोग आते थे वो पीजेंट्स थे, PEASENT, ठीक है, पीजेंट, Yes, sir. लेबर, वर्कर, वर्कर, ठीक है, मर्चेंट, स्लेव्स, मर्चेंट हो गया, या फिर बिजनेसमैन हो गए, स्लेव्स हो गए, ठीक है, जो गुलाम होते थे। यानी कि थर्ड स्टेट के जो लोग थे, थर्ड क्लास लोअर क्लास के जो लोग थे, वो सारे के सारे थर्ड स्टेट में आते हैं। तो अब देखो कैलर्जी क्या होती है, बातें समझ में आ रही है, सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर, चलो अब देखो फर्स्ट स्टेट कैलर्जी। कैलर्जी क्या होता है, कैलर्जी वैसे पर्सन को कहते हैं, यानी कि कह सकते हो एक तरह से रिलेटेड टू चर्च, रिलेटेड टू चर्च, वेरी गुड, ठीक है, जो लोग चर्च से रिलेटेड थे। यानी कि जैसे हम लोगों के समय में भी हुआ होगा, होता था, तुम पहले जब मेडाइवल हिस्ट्री या एंशिएंट हिस्ट्री वगैरह पढ़े होगे तो देखते होगे कि हमारे यहाँ पर भी जो भी राजा होते थे, किंग होते थे, उनके दरबार में एक पुरोहित होता था, है ना, यानी कि जो एक तरह से कह सकते हो कि जो भी रिलीजियस मैटर्स होते हैं उसको जो देखता है, ठीक है, रिलीजियस मैटर जो होते हैं वो देखता है। उसी तरह से क्रिश्चियन लोगों में जो चर्च के हेड होते थे, पादरी या फिर प्रिस्ट कहते हैं उनको, वो प्रिस्ट वगैरह जो होते थे, इनको फर्स्ट स्टेट में रखा गया था, यानी कि समाज में इनका सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया था, ठीक है, सबसे इनको ऊंचा दर्जा दिया गया था। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैलर्जी कहते हैं। और सेकंड जो था नोवेल्स, नोवेल्स कहते हैं जो राजा होते थे, किंग होते थे, या फिर किंग की जो फैमिली होती थी, किंग की जो फैमिली होती थी, Yes, sir. या फिर Family. कोर्ट में रहने वाले Family. जितने भी ऑफिसर थे, यानी कि दरबार में रहने वाले जितने भी ऑफिसर्स थे, ऑफिसर, ठीक है, उनकी जो फैमिली होती थी, इन सारे को सेकंड स्टेट में रखा गया, जिसको हम लोगों ने क्या कहा, जिसको मतलब फ्रांस में क्या नाम दिया गया था, नोबेल्स। क्या नाम दिया गया था बेटा, नोबेल्स, Novels. नोबेल, ठीक है। और थर्ड स्टेट में जो लोअर स्टेट जाके लोग होते हैं, जो लोअर क्लास के लोग थे, यानी कि पीजेंट थे, लेबर थे, वर्कर थे, मर्चेंट थे और स्लेव वगैरह Yes, थे, sir. ये लोग हुआ करते थे। इतना बात क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, एक मिनट, चलो ये अभी इरेज नहीं हो रहा है, ठीक है, हम बता रहे हैं, कॉपी कलम अपना पेन अपने साथ रखो, ठीक है, और चीजों को लिख लेना जो बताएं, ठीक है। अब देखो ये तीन स्टेट, अभी तो सिर्फ स्टेट के बारे में समझा कि कितने तरह के क्लास थे यहाँ पे, 3 तरह के। कितने तरह के थे? 3 3। एक मिनट, क्लियर था, देखो तो डैशबोर्ड क्लियर हुआ? नो सर, यस सर, डैशबोर्ड क्लियर है? Yes, sir. हो गया. यस सर, हो गया, ठीक है। अब हो गया देखो सर, अब इसमें बात क्या थी, जो ये तीनों स्टेट में क्या फर्क थे। पहली बात, जो कैलर्जी थे, यानी कि जो कैलर्जी और नोबेल्स थे, जो कैलर्जी और नोबेल्स थे, जो फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज में आते हैं, उनको बाय बर्थ कुछ प्रिविलेजेस मिलते थे। उनको क्या दिया जाता था? प्रिविलेजेस। जी, वो प्रिविलेजेस जो उनको मिलते थे वो क्या मिलते थे? बाय बर्थ। इसका मतलब प्रिविलेजेस का मतलब समझते हो? कोई है? एक्स्ट्रा पावर, एक्स्ट्रा पावर, पावर नहीं कह सकते हैं। देखो प्रिविलेजेस का मतलब होता है जो अगर किसी को एक्स्ट्रा सुविधा दी जाती है, मतलब बाकी जो भी पीपल है, जो भी लोग रह रहे हैं, उनसे अगर कुछ हट करके उनको एक्स्ट्रा सुविधा दी जा रही है, एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे जा रही है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रिविलेजेस कहते हैं। तो वो जो एक्स्ट्रा सुविधा होती है, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज जो थी, वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, यानी कि फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट, कैलर्जी और नोबेल्स, इन दोनों को मिला हुआ था बाय बर्थ। यानी कि उसके परिवार में किसी का भी जन्म होता है, कोई भी मतलब उसकी फैमिली का जो मेंबर है, अगर उसकी फैमिली का कोई भी मेंबर वहां पर आता है, तो उनको बिना कुछ किए हुए, यानी कि उसमें कोई मेरिट हो या ना हो, कोई गुण हो या ना हो, वो अपने नेशन के लिए कुछ कर पाए या नहीं कर पाए, लेकिन चूंकि वो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के मेंबर है, मतलब उसकी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनको बाय बर्थ कुछ
जो है एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी जाती थी। जैसे मान लो, एक उदाहरण के लिए हम तुमको बता रहे हैं कि जैसे देखो, सबको पता होगा हमारे देश का, यानी कि हमारे इंडिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो क्या है? किसी को पता है? नहीं पता किसी को? नो सर। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो हमारा है, भारत रत्न है ना, सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसको कहते हैं, है ना, भारत Yes, रत्न। sir. यानी कि जो सबसे बेहतर Yes, होता है sir. किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में, अगर वो सबसे बेहतर है तो उसको देश जो सबसे बड़ी पुरस्कार या फिर सबसे बड़ी सम्मान देती है, वो क्या देती है? उसको भारत रत्न से नवाजती है ना, उसको भारत रत्न दिया Yes, जाता sir. है। तो जैसे ही किसी Yes, sir. भी व्यक्ति को अगर भारत रत्न मिलता है तो उसके साथ साथ उसको कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा सुविधा दी जाती है जो आम नागरिकों को नहीं होता है, या फिर जो अपने आप को वीवीआईपी भी कहलाते हैं, कहने को कहते हैं, उनको भी वो सुविधाएं नहीं मिलती है। जो हाईएस्ट सिविलियन Yes, अवार्ड जो भी होते हैं, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड विनर होते हैं, या फिर जिनको भी भारत रत्न मिला होता है, उनको जो सुविधा दी जाती है। जैसे मान लो, अभी अगर हमारे देश में देखा जाए तो सबसे कम उम्र का कौन सा है जिसको भारत रत्न मिला है? सचिन तेंदुलकर को। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. जिसको Yes, भारत sir. रत्न Yes, मिला है, sir. सबसे कम उम्र का वही है जिसको भारत रत्न दिया गया है। Yes, तो sir. क्या है, भारत रत्न देने के बाद उसके पास ये एक्स्ट्रा फैसिलिटी दी जाती है कि वो देश में कहीं भी, मतलब किसी भी स्टेट में या फिर किसी भी अदर कंट्री में भी अगर वो घूमने के लिए जाता है तो उसकी जो भी टिकट वगैरह होगी, फर्स्ट क्लास में वो हमेशा सफर कर सकता है, जिसके पैसे उसको नहीं देने होंगे। अगर वो किसी स्टेट में जाता है तो उस स्टेट गवर्नमेंट का काम होगा कि वो उसको रिसीव करे, उस जगह पे उसको रहने में किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, उसकी सारी फैसिलिटी का ख्याल वो स्टेट दिक्कत ना रखे। हो। ठीक है, इसी तरह से अगर वो किसी दूसरी कंट्री में जाता है तो हमारे इंडिया की जो एम्बेसी होती है, ठीक है, यानी कि भारत की जो एम्बेसी होती है, जहाँ पे राजदूत वगैरह राजदूत रहते हैं, जानता है ना, एम्बेसडर जहाँ सर पे आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रही Sir, है? आवाज नहीं आ रहा है clear. हेलो, कट जा रहा है बीच बीच में, अब आ रही है? आवाज कट जा रहा है। हाँ, हेलो, आवाज नहीं आ रहा सर, आपका आवाज सर आवाज आपका कट कट के आ रहा है। कट कट के आ रही है। अब देख तो, अब आ रही है आवाज? हेलो, आवाज आ रहा है बेटा? यस सर, अब आ रहा है। यस सर, अब आ रहा है। Yes, आ रहा है सर। अब आ रहा है? हेलो, यस सर आ रहा है। यस सर, आ रहा है। ठीक है, चलो। तो हम क्या बता रहे थे कि जैसे किसी को भारत रत्न मिला, ठीक है, भारत रत्न अगर उसको मिला है तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, तो उसके साथ साथ अगर वो किसी और भी कंट्री में जाएंगे तो उसको क्या करना होगा, वहां की जो एम्बेसी होगी, वहां की जो एम्बेसी होगी वो उसके सारे सुख सुविधा का ख्याल रखेगी। इसके अलावा जीवन भर उनको इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है, मतलब वो कितनी भी कमाई करे उनको इनकम टैक्स नहीं भरना पड़ता है। तो ये सब क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस हो गया। तो हमारे यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस मिल रहे हैं, ये कैसे मिल रहे हैं? बाय वर्क मिल रहे हैं या बाय बर्थ मिल रहे हैं? बाय बर्थ मिल रहे हैं ना, है ना? अगर किसी भी व्यक्ति का, हाँ, किसी भी व्यक्ति का किसी भी क्षेत्र में अगर किसी एक खास पर्टिकुलर एरिया में उनका एक विशेष योगदान है, उनका एक एक्स्ट्रा रोल उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो उनको क्या दिया जाता है, वो प्रिविलेजेस दिए जाते हैं। बट फ्रांस की सोसाइटी में ऐसा नहीं था। फ्रांस की सोसाइटी में ये जो प्रिविलेजेस मिलते थे, क्या हुआ, सारे गायब हो गए हो क्या? No, sir. यस सर। No, सचिन, sir. Yes, sir. क्या हुआ, वीडियो ऑफ है तुम्हारा? चलो, ठीक है, तो समझ में आया प्रिविलेजेस क्या होते हैं। तो ये जो प्रिविलेजेस थे फ्रांस में, ये इनको क्या मिले हुए थे, बाय बर्थ मिले हुए थे। तो मतलब इन प्रिविलेजेस को जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग थे वो इनको एंजॉय करते थे, मतलब सिर्फ उनको ही मिलता था। थर्ड स्टेट के लोग कितनी भी मेहनत कर ले या उनका कोई भी कंट्रीब्यूशन अपने नेशन को लेकर के हो, बट उनको किसी भी तरह की प्रिविलेजेस नहीं दी जाती थी। इसके वजह क्या था कि वहाँ की जो सोसाइटी थी, यानी कि वहाँ का जो भी पीपल था, वो लोग क्या थे, एक तरह से उनके, मतलब वहाँ की जो किंग थे लुई 16, उनके क्या थे, अगेंस्ट में थे। उनके क्या चीज में थे, अगेंस्ट में थे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात समझो कि वहां पर उसकी सोसाइटी में ये सिस्टम था कि वहां जो टैक्स पेइंग स्टेट था, यानी कि जिनको टैक्स पे करना पड़ेगा, वो सिर्फ और सिर्फ कौन थे, थर्ड स्टेट। वो बस थर्ड स्टेट हो गया। ठीक है, यानी कि टैक्स पेइंग स्टेट जो था वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा स्टेट था, थर्ड स्टेट। यानी कि थर्ड स्टेट वाले ही सिर्फ क्या करेंगे, टैक्स पे करेंगे। ठीक है, एक मिनट,
नहीं लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, यानी कि थर्ड स्टेट को ही सिर्फ टैक्स पे करना होता था। और देखो इनकी जो टैक्सेशन सिस्टम थी, यानी कि टैक्स जो ये पेड करते, इसका सिस्टम कैसा था, टैक्स पे करने का सिस्टम कैसा था। इनको दो तरह के मेनली टैक्सेस देने पड़ते थे। कितने तरह के टैक्सेस देने पड़ते थे? दो तरह के। एक को हम लोग कहते हैं टैक्स, क्या कहते हैं? टैक्स, ठीक है। सर हाँ आवाज आ रही है? हेलो यस यस सर। सर चलो, यस दो सर। तरह के इनको टैक्स देने पड़ते थे। पहला टैक्स क्या था? टैक्स। ये जो टैक्स था, ये टैक्स डायरेक्ट देना पड़ता था कहां पर? चर्च को, ठीक है। मतलब केरल जी को। टू पे द चर्च। ये टैक्स इनको किनको देना पड़ता था? चर्च को देना पड़ता, केरल जी। यानी कि फर्स्ट स्टेट के जो लोग थे उनको ये टैक्स देना पड़ता था। और इसके अलावा दूसरा टैक्स भी देना पड़ता था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? टेल। क्या कहते हैं? टेल। ये टैक्स जो पे टेल। करना होता था, ये किनको पे करना था? यस सर। ये टैक्स नो पेड करना होता था, नो टैक्स पेड टू स्टेट, यानी कि उन पर जो स्टेट, उनका जो गवर्नमेंट, स्टेट जो है या फिर गवर्नमेंट उन पर जो टैक्स लगाएगी, वो टैक्स इनको पे करना होता था। यानी कि जो टैक्स उनको चर्च को देना पड़ता था, क्लेर्जी को देना पड़ता था, उनको हम लोग क्या कहते हैं? थाइज। क्या कहते हैं? थाइज। और जो टैक्स उनको डायरेक्ट स्टेट को देना पड़ता था, उनको हम लोग क्या कहते हैं? टेल। क्या टेल। कहते हैं? टेल। ये जो थे, ये टेल। दोनों डायरेक्ट टैक्स थे। ये दोनों किस तरह के टैक्स थे? डायरेक्ट टैक्स थे। डायरेक्ट। ये जो थाइस था आपको, ये इनको देना होता था टोटल प्रोडक्शन का 1/10। टोटल प्रोडक्शन का कितना देना होता था? 1/10, यानी कि 1/10 उनकी जितनी भी उपज हुई या फिर उनकी जो भी इनकम हुई, उस इनकम का 1/10 पार्ट जो है वो डायरेक्ट किनको देना पड़ता था? चर्च को देना पड़ता था, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर जो स्टेट जो टैक्स लगाता था, तो स्टेट क्या करता था? टाइम टू टाइम अपनी नीड के अकॉर्डिंग इस टैक्स को कभी इंक्रीज करता था तो कभी डिक्रीज करता था। अगर उसे ज्यादा टैक्सेस की, ज्यादा रेवेन्यू की जरूरत है, ज्यादा ट्रेजरी वो चाहते हैं, तो वो टेल को क्या करेंगे? इंक्रीज कर देंगे। बात क्लियर है? यस सर चलो यस सर। यस सर। ठीक है। अब हम लोग देखो, इतना बात तो समझ गया, यानी कि चलो इसको हम लोग एक बार रिपीट कर देते हैं। रिपीट क्या कर देते हैं? यहाँ की जो सोसाइटी थी मेनली कितने पार्ट में डिवाइडेड थी? 3 पार्ट में डिवाइडेड थी। फर्स्ट क्या था? क्लर्जी। सेकंड क्या थे? नोबेल्स। थर्ड क्या था? जो पीजेंट्स, लेबर वर्कर्स वगैरह होते थे, ये, ठीक है। और ये इसमें भी क्या था कि थर्ड स्टेट जो था, सिर्फ ये ही टैक्स पेइंग स्टेट था, यानी कि जितने भी टैक्सेस पे करना है या फिर टैक्सेस वसूलना है, वो कौन वसूलेंगे? मतलब कौन देंगे? सिर्फ थर्ड स्टेट के लोग देंगे वो टैक्स। कौन देंगे? थर्ड स्टेट के लोग वो टैक्स देंगे। उसमें से थर्ड स्टेट के लोगों को जो टैक्स चर्च को देना होता था, यानी कि जो टैक्सेस उनको क्लेर्जी को देना होता था, उनको हम लोग थाइस कहते हैं। और जो टैक्स डायरेक्ट स्टेट के द्वारा उन पर इम्प्लीमेंट किया जाता था या फिर उन पर इम्पोज किया जाता था, उस टैक्स को हम लोग क्या कहते हैं? टेल कहते हैं। उस टैक्स को क्या कहते हैं? टेल कहते हैं। अब देखो, हमने आपको बताया था इससे पहले कि क्या था, वहां पर कुछ जो है ट्रेजरी उनकी खाली हो चुकी थी, ठीक है। तो वो ट्रेजरी खाली होने का रीजन क्या था? ट्रेजरी खाली होने का रीजन क्या था? ठीक है, अब ये देखते हैं। डैशबोर्ड क्लियर हुई? यस सर। चलो यस सर, हो गया। ठीक है। तो अब देखो, रीजन फॉर एम्प्टी ट्रेजरी हम लोग देखते हैं, ठीक है। जो ट्रेजरी उनकी एम्प्टी हुई थी, उसकी क्या वजह रही थी? ठीक है, देखो इसकी जो सबसे पहली वजह थी, हेलो आवाज आ रही है तुम लोग? यस सर ठीक है। यस सर। इसकी जो सबसे पहली वजह Yes, थी, sir. उसका ये वजह था कि फ्रांस क्या था। देखो एक चीज थोड़ा सा बैकग्राउंड से समझना। तुमको पता है कि सबसे पहले जो डेवलप होना शुरू हुआ, वो डेवलप होना कहाँ की कंट्री शुरू हुई थी? यूरोपियन कंट्री हुई थी, यस सर ठीक है। तो मतलब यूरोपियन कंट्री जब डेवलप होना शुरू हुई, तो ये यही वजह थी कि उनको क्या चाहिए था? मार्केट चाहिए था, है ना, जहां पर वो अपने सामान को बेच सके। सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था 18th सेंचुरी में, मिड 18th सेंचुरी में जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, तो वो कहां पर आई? यूरोपियन कंट्रीज में। और वो यूरोपियन कंट्रीज को अगर इंडस्ट्री उनका ग्रोथ कर रहा है, वो जो भी मतलब रॉ मटेरियल्स है, कच्चे सामान है, उनको अगर बना करके उसका मतलब अलग फॉर्म में उसको बेचते हैं, तो उनको क्या चाहिए होगा? मार्केट चाहिए था। इसकी वजह से क्या था कि तुम देखे होगे
कि जितने भी यूरोपियन कंट्री थे अलग अलग देश की खोज में निकलते हैं। उसी दौरान बहुत सारे उससे पहले देशों की खोज होती है, पता चलता है कि यहाँ पर भी कोई कंट्री रहा होगा, जैसे पोर्तुगीज आया था, वास्को डी गामा भारत आया था, है ना, ठीक है, चाहे कोलंबस ने अमेरिका को खोजा था। तो वो सब क्या चीज के उद्देश्य से, मेनली तो व्यापार के उद्देश्य से, ट्रेड के उद्देश्य से निकले थे। हेलो, समझ में आ रही है बात? आ रही है बेटा? चलो, तो वो इन चीजों की खोज में निकले हुए थे। तो अलग अलग जगह पे क्या हुआ, यानी कि जब उनको मार्केट चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, मार्केट चाहिए था, तो अलग अलग जगहों पे जाते थे। अब देखोगे जैसे इंडियन हिस्ट्री जब तुम पढ़े होगे तो देखे होगे, पहले ब्रिटिश आते हैं, फिर फ्रांसीसी भी आते हैं, ठीक है, और दोनों में आपस में क्या होता है, युद्ध होता है। और क्या जो तुमने पढ़ा होगा, ठीक है, बुंडीवास का बैटल ऑफ बुंडीवास, उसमें अंग्रेज ने क्या किया, फ्रांसीसियों को मार के भगा दिया था। तो जो जिस जगह पे ज्यादा पावरफुल रहा वो उस जगह पे क्या किया, अपना मार्केट किया, अपना ट्रेड किया, उस जगह पे अपनी ट्रेड को उसने एक्सपेंड करी, ठीक है। तो इसके कारण क्या था कि बहुत सारे लड़ाइयां उनको लड़नी पड़ती थी। हेलो, आवाज आ रही है तुम लोगों को? बोलते रहो हाँ या ना। यस सर। ठीक है, यस सर। तो उनको क्या हुआ कि देखो, उन्होंने क्या कि बहुत सारे वॉर लड़े, ठीक है, ठीक है। तो ट्रेजरी की खाली होने की वजह थी, एम्प्टी जो था, सॉरी रीजन लिखा है हमने, ट्रेजरी क्या था, जो ट्रेजरी जो उनका मतलब एम्प्टी हुआ था, ट्रेजरी जो उनका एम्प्टी हुआ था, इसकी वजह क्या थी, उसकी सबसे पहली वजह रही थी वॉर, ठीक है। जो छोटे छोटे वॉर वो पहले से ही लड़ते आ रहे थे अपने अगल बगल की कंट्री के साथ, चाहे हो दूसरे एम्पायर के साथ हो, दूसरे साम्राज्य के साथ हो, दूसरी कंट्री में हो, या फिर ट्रेड को लेकर के वॉर हो, ठीक है। क्या चीज को लेकर के वॉर हो, ट्रेड को लेकर के वॉर हो। तो ऐसा तो है नहीं कि युद्ध जो होता है वो मुफ्त में होता है। कोई सैनिक है, उनको वेपन्स चाहिए, सैनिक को आप अगर रखोगे तो उनको उनका सारा खर्च आपको देना है, एक उनका जो क्या कहते हैं, जो भी उनकी सैलरी होती है, वो पैसे भी आपको क्या करने हैं, उनकी फैमिली के लिए पेड करने हैं। तो इसमें ऑब्वियस सी बात है कि वॉर में क्या होगा, एक्सपेंड बढ़ेगा। तो रेगुलर जो फ्रांस वॉर कर रहा था, इसकी वजह से उसकी ट्रेजरी क्या थी, पहले धीरे धीरे मतलब खाली हो चुकी थी। दूसरी जो था, दूसरा उसका सबसे बड़ा जो वजह था वो था एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर on the maintenance of court, यानी कि उसने जो अपना दरबार बना रखा था, ठीक है, जो उसकी राजा की जो महल थी, जो कोर्ट थी, उस पर भी क्या था कि बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा एक्सपेंड हो रहा था। क्योंकि अब मान लो बहुत राजा है तो बहुत बड़ा अगर उसने किला बनाया तो उसको तो फिर मेंटेनेंस करने में भी तो उसमें खर्च आएंगे, समझ में आ रही है? ठीक है, तो उसको एक्सपेंड जो हुआ तो उसके वजह से भी क्या है कि उसको कोर्ट को मेंटेन करने में उसको क्या था कि एक्स्ट्रा खर्च आता था। क्लियर है? एक मिनट रुक जाओ, बोर्ड को हो जाएगा। यस। चलो, तो इसकी वजह से कोर्ट को मेंटेन करने में जो एक्सपेंड आते थे, इसकी वजह से उनका क्या है कि धीरे धीरे ट्रेजरी खाली हो चुका था। क्योंकि उन्होंने जो अपने पैलेसेस बनाए थे, जो महल बनाया था, वो बहुत ही भव्य बनाया हुआ था। तो ऑब्वियस सी बात है, जितना ज्यादा बड़ा महल होगा तो उतनी से ज्यादा उसमें क्या है कि उसके मेंटेनेंस पे भी उतनी ही खर्च आनी है। तो इसकी वजह से हो गया था। दूसरी बात क्या था, जब अमेरिका में जब इंडिपेंडेंस यानी कि फ्रीडम को लेकर के फाइटिंग चल रही थी, ठीक है, अमेरिका का जब फ्रीडम फाइटिंग चल रहा था, फ्रीडम फाइट चल रहा था यूएसए में। तो तुमको पता है कि अमेरिका पहले किसका गुलाम था, ब्रिटेन का गुलाम था, ठीक है। और जब मेडिवल हिस्ट्री में जब भी पढ़ोगे ट्रेड को लेकर के, आफ्टर द आईआर यानी कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद हमेशा से फ्रांस और ब्रिटेन का आपस में नहीं बना। क्योंकि वो भी अपना क्या कहते हैं, जो ट्रेड था उसको एक्सपेंड करना चाहता था और ब्रिटेन भी अपनी ट्रेड को एक्सपेंड करना चाहती थी। तो अमेरिका अपना क्या कहते हैं इंडिपेंडेंसी चाहता था, किससे, ब्रिटेन से। तुमको पता है अमेरिका कब स्वतंत्र हुआ था, अमेरिका की फ्रीडम किस किस को पता है, अमेरिका कब आजाद हुआ था ब्रिटेन से? सर नहीं पता है सर। 14 जुलाई 1776 को। कब हुआ था? 14 जुलाई 1776 को। अब तुम बोलोगे, हो सकता है तुम्हारे मन में ये सवाल आ जाए कि सर यहाँ पर जो क्या कहते हैं, हाँ, जो रिवॉल्यूशन हो रहा है, ये रिवॉल्यूशन तो 1789 में हो रहा है ना? समझ रहे हो? हेलो, आवाज आ रही है?
यस सर, यस सर। तो बोलोगे Yes, sir. 1789 में ये रिवॉल्यूशन हो रहा है, तो फिर ये इस समय में इसकी इंडिपेंडेंसी में कैसे मदद कर रहा है? तो जैसे देखो, इंडिया कहने को तो 1947 में आजाद हो गया था 1947 में, बट बाद में क्या है, धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारे अपने रीजन को, मतलब बहुत सारे स्टेट को अपने में मिलाया। बहुत सारे स्टेट थे जो उस वक्त फ्री होकर के हमारे यहाँ, मतलब हमें इंडिपेंडेंट रूप से नहीं मिले हुए थे। जैसे सबसे लास्ट